सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ मैं। मेरा नाम विनोद कुमार और स्वागत है आपका मेरे अपने और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने क्लास 9th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो पहले से प्रोवाइड कर चुका हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज जो वीडियो ओपन करने जा रहा हूं मैं, जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वो है पार्ट 3। चैप्टर सेम है, क्लास 9th भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर है। पार्ट 3 अपवाह ड्रेनेज का। और ये जो पूरा का पूरा जो मेरा लेक्चर है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियोस है सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप कोई भी हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, स्कूल स्टूडेंट हो या कोई भी हो, आपको मेरी वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी और ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है भारत में अपवाह तंत्र। जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, भारत में अपवाह तंत्र की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो भारत के पास क्या है, ड्रेनेज सिस्टम में 2 टाइप है, दो भागों में बांट दिया गया है। आपको पता होगा, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये मान लेते हैं एक भारत है और भारत के पास 2 चीजें हैं। ऊपर तो पूरा का पूरा पहाड़ है, आपको ही पता होगा या आपने पढ़ा भी होगा। पूरा का पूरा पहाड़ी चोटियां हैं, चोटियां ही चोटियां हैं पहाड़ की। और नीचे जो है, ये जो देखोगे आप ट्रायंगुलर शेप में जो है, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटो। तो ऊपर का जो एरिया है उसको कहते हैं माउंटेन, इसको कह देते हैं हिमालय। और जो नीचे का पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं पेनिनसुलर, इसको कहते हैं प्रायद्वीप। और ये पूरा का पूरा पठारी एरिया है, इसलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार और पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है। तो इसी के आधार पर ही हमने हमने मतलब कि फिजिकल डिवीजन में भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं आपको शायद अंदाजा लग गया होगा अभी तक जो मैंने आपको बताया। तो 2 भाग हैं इसके। ऊपर में जितनी भी नॉर्थ इंडिया में ये वाला जो पार्ट अगर बात करूं मैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बच्चों उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया। और जो ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे बच्चों साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। देखिए, तो ये आपको पता चल गया, ऊपर हिमालय पर्वत है, नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, ऊपर को उत्तरी भारत, नीचे को दक्षिणी भारत कहते हैं। इन्हीं के आधार पर 2 प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम को इंडिया में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला जो नाम आता है वो है हिमालय की नदियां। पहला जो है वो आपके सामने जो नाम आता है हिमालय की नदियां। ठीक है, द हिमालयन रिवर। और जो दूसरे नंबर पर आता है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। पेनिनसुलर रिवर।
ठीक है, इसको कहते हैं हिमालय की नदियां, या फिर इसका दूसरा भी नाम बोल सकते हैं हम हिमालय पर्वत की नदियां, क्योंकि ये सारी नदियां हिमालय पर्वत से होकर निकलती है। इन सब का उद्गम स्थान, ओरिजिन पॉइंट जो है वो हिमालय पर्वत है, इसीलिए ऐसी नदियों को बोल देंगे हम हिमालय पर्वत की नदियां। द हिमालयन माउंटेन रिवर भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट पाएंगे तो इसको हमने बोला प्रायद्वीपीय नदियां, जबकि नीचे पठार है तो इसीलिए, और ये जितनी भी नदियां नीचे वाली साउथ इंडिया की नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा हो गया, तापी हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सब नदियों के नाम है, और ये सारी नदियां पठारों से होकर निकलती है, और इसीलिए नीचे वाले हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, या फिर पेनिनसुलर प्लेटोस रिवर्स। तो ये दो नदियां हैं, और भारत में अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को भारत में दो पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ब्रॉड कैटेगरी पता चल गई होगी। जो लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमें करना क्या है, इसको जो लिख तो दिया मैंने, करेंगे क्या। तो पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर 9th क्लास की बात करूं और 11th क्लास की बात करूं, तो ये चैप्टर और ये टॉपिक दोनों में ही कॉमन है। तो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अंतर बताइए। तो आइए अंतर के बारे में पढ़ते हैं, और जो बाकी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी अंतर पता होना चाहिए कि आखिर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए एक एक करके 1 बाय 1 इसके सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या अंतर है। आइए डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों एक एक करके अब इनके डिफरेंस के बारे में पता करते हैं कि आखिर हिमालय पर्वत की नदियां, द हिमालयन रिवर्स, और जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं द पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, बस यहां पर बने रहना है। चाहो तो आप कॉपी और पेन लेकर भी बैठ सकते हो। एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बताऊंगा उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा कि आखिर क्यों इसका डिफरेंस है और क्या खासियत है इन दोनों चीजों में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके उद्गम स्थान की। अगर मैं पहले डिफरेंस की बात करूं और इसके उद्गम की बात करूं, उद्गम का मतलब होता है कहां से ये निकलती है। तो देखो उद्गम का मतलब क्या होता है, कहां से वो निकलती है। उद्गम पॉइंट या उद्गम स्थान भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। तो जाहिर सी बात है ये भी नदियां कहीं ना कहीं से निकलती होगी और ये भी नदियां कहीं ना कहीं से निकलती होगी। तो हिमालय पर्वत की नदियां, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि हिमालय पर्वत से निकलती है, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां यानी कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती है, याद रखिएगा। तो इसका जो इस उद्गम स्थान है वो है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत से निकलती है ये। इसका जो स्थान है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये हिमालय पर्वत से निकल रही है और ये प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है। इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो ओरिजिनेट, ये हो रही है ओरिजिनेट कहां से, हिमालयन माउंटेन से, हिमालयन से। ये हिमालय से हो रही है ओरिजिनेट, और अगर इसकी बात करूं ओरिजिनेट कहां से हो रही है ये, तो ये हो रही है दोस्तों पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस आपको पता चल गया कि हिमालय की पर्वत की जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अंतर नंबर 2, हिमालय पर्वत की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है। अभी मतलब बताऊंगा इसका। जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है,
तो जाहिर से पता इसका इसके अपोजिट कर दो। पॉइंट नंबर 2, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब होता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट का मतलब यह होता है कि पानी आया और पानी कितने जगह पर बह रहा है, कितने जगह पर, कितने बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो इसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो बड़ा होता है और इसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो छोटा होता है। तो अगर इसको बोलूं लार्ज कैचमेंट एरिया, स्मॉल कैचमेंट एरिया। मेरी वीडियो की एक और खासियत है, आपको एक तो सबसे बड़ी खासियत यह है मेरी वीडियो की कि आपको एनसीईआरटी के सोर्स से ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर। दूसरा जो मेरी इस वीडियो की खासियत है, मेरे पढ़ाने के जो टीचिंग स्टाइल की जो खासियत है वो है कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेजेस में, दोनों ही मीडियम में आपको कंटेंट मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में, और ऑथेंटिक मिलेगा। तो आइए आप डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट, अंतर नंबर 3। हिमालय की जो नदियां होती है वो बहुत लंबी होती है। आपने सुना होगा, गंगा नदी का नाम सुना होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, जो कि एक हिमालय पर्वत की नदी है। पता चल गया आपको? इसका मतलब हिमालय पर्वत की नदियां अधिक लंबी होती है। मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं ताकि आप बस अपने हिसाब से इसको आंसर बना सको। अधिक लंबी नदियां होती है। और इसका तीसरा पॉइंट, नदियां कम लंबी होती है। इसकी जो नदी होती है वो अधिक लंबी होती है, लॉन्गेस्ट रिवर होती है। अभी मैंने बताया भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा रिवर है भारत की सबसे लंबी नदी। एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आप एक आंसर करोगे, दुनिया की, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपको। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड का नाम बताना है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया का नाम मैंने बता दिया, गंगा नदी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड का नाम आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो हिमालय पर्वत की नदियां अधिक लंबी होती है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कम लंबी होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे लॉन्गर रिवर्स और इसको बोलेंगे शॉर्टर रिवर्स। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अंतर नंबर 4 की, कि चौथा डिफरेंस क्या है इसमें। बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं, समझा रहा हूं, समझते रहिए आप। हिमालय पर्वत में से जो नदियां निकल रही है वो बहुत ज्यादा नदियां निकलती है, तो यानी कि इसमें जो नदियों की संख्या है, नदियों की संख्या की बात करूं मैं, नंबर ऑफ रिवर की बात करूं तो वो अधिक है। तो हम लिखेंगे इसमें हिमालय पर्वत की नदियों की संख्या अधिक होती है, और इसका जो लिखेंगे वो लिखेंगे नदियों की संख्या कम होती है। भाई इसमें नदियां ज्यादा है, यहां पर नदियां कम है। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ रिवर्स, नंबर ऑफ रिवर्स की बात करें तो वो क्या होती है? मोर। मोर मतलब ज्यादा, अधिक है। और अगर नंबर ऑफ रिवर्स की बात करें तो इसमें लेस, कम है। भाई नदियां इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो उम्मीद करता हूं ये 4 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब धीरे धीरे और भी बहुत सारे डिफरेंस है, अभी जाना नहीं है आपको, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। मैं इतने डिफरेंस याद करा दूंगा आपको कि पेपर में आपको आंख बंद करोगे तो कम से कम आपको 7 से 8 डिफरेंस तो याद रहेंगे ही रहेंगे।
आइए इन 4 के बाद आगे की बात करते हैं। आइए बात करते हैं, 4 पॉइंट हो गए थे, 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वां पॉइंट जो है वो ये है स्रोत। स्रोत की बात करें कि आखिर इसको पानी कहां से मिलता है, नदियों में इतना पानी आता कहां से है, और इसके पास भी नदियों में पानी कहां से आता है। तो स्रोत की बात करें तो देखो, स्रोत इसके पास आपने सुना होगा पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है, ये तो पता ही होगा आपको, और बारिश भी होती है। तो इसका जो स्रोत है वो है वर्षा और बर्फ। हिमालय पर्वत की नदियों में पानी वर्षा से भी आता है उसके अंदर, और बर्फ पिघलने से भी आता है। और इसके स्रोत की बात करूं तो सिर्फ वर्षा। अगर इसके सोर्स की बात करूं मैं, सोर्स की, तो दोस्तों रेन एंड आइस, बारिश और बर्फ पिघलने से इसको पानी मिलता है। अगर इसके सोर्स की मैं बात करूं तो इसको सिर्फ ओनली रेन, सिर्फ बारिश से ही पानी मिलता है और बाकी किसी से पानी नहीं मिलता है। तो ये 5वां डिफरेंस आपके सामने आ गया। अब बात करते हैं छठे डिफरेंस की। छठा डिफरेंस की बात करूं तो हिमालय पर्वत की नदियां 12 मासी बहती है। 12 मासी, 12 मासी का मतलब होता है दोस्तों, 12 मतलब 12, मासी मतलब मंथ, 12 का मतलब 12, मासी का मतलब होता है मंथ। तो यानी कि ये 12 महीने पानी रहता है इन नदियों में, 12 महीने यानी कि पूरे साल भर पानी रहता है। और अगर इसके छठे पॉइंट की बात करूं तो ये होती है मौसमी। मौसमी का मतलब होता है दोस्तों सीजनल। सीजनल की अगर बात करूं तो मतलब कि जब वर्षा ऋतु आती है तब तो यहां की नदियां बहुत अच्छे से बहती है, पानी भरा रहता है। जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो यहाँ की कुछ नदियां तो बिल्कुल ही सूख जाती है। और 12 मासी को कहेंगे बच्चों पेरिनियल। पेरिनियल, पेरिनियल रिवर, सीजनल रिवर। छठे डिफरेंस आपको पता चल गया, छठा डिफरेंस है वो पता चल गया यहां पे। अब बात करते हैं आगे का 7वां डिफरेंस क्या है इसका। तो 7वां पॉइंट है हिमालय पर्वत की नदियां विसर्प बनाती है, और इसका जो 7वां डिफरेंस है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विसर्प नहीं बनाती है। अब ये विसर्प क्या होता है? विसर्प का मतलब, सर्प मतलब होता है सांप। आपने नदी को कभी सीधी बहते हुए नहीं देखा होगा, सीधी नदी कभी नहीं बहती है भाई, सीधी नदी कभी नहीं बहती है, हल्का सा घुमावदार में ही बहती है, ऐसे सांप की तरह लहर मारती हुई, लहर मारती हुई। ठीक है, इसे ही कहते हैं विसर्प, इसे ही कहते हैं विसर्प, जिसको हम मियांड्रिंग भी कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं आपको तो हिमालय पर्वत की, द हिमालयन रिवर जो होती है फॉर्म मियांड्रिंग, और इसका होगा डू नॉट फॉर्म, डू नॉट ऑफन। कुछ कुछ नदी बना सकती है मियांड्रिंग। ये ज्यादातर घुमावदार घुमावदार रास्ते से ही चलती है, पहाड़ों पे से बहती हुई, सबको तोड़ फोड़ कर, मिट्टी मिट्टी को तोड़ फोड़ कर चलती है, और मियांड्रिंग बनाती है, विसर्प बनाती है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां डू नॉट ऑफन फॉर्म मियांड्रिंग, यानी कि विसर्प बहुत ही कम, सीधी ही सीधी बहती है, क्योंकि यहां पर ज्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सातों के सातों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अभी भी नहीं जानना, अभी और भी है मेरे पास।
अब मेरे चैनल पे आओगे तो नॉलेज तो भरमार मिलेगी ना। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइए 7 पॉइंट आपके हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगला डिफरेंस क्या होगा, 8वां पॉइंट। 8th पॉइंट जो है, हिमालय पर्वत की नदियां अपने साथ अधिक मात्रा में बहाकर लेकर आती है, तोड़ फोड़ कर, इरोजन करके लेकर आती है, कटाव करके लेकर आती है मिट्टी का। अधिक मात्रा में अपने साथ क्या लेकर आती है, सिल्ट, गाद, मिट्टी अधिक मात्रा में लेकर आती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में इतना तोड़फोड़ नहीं है, इतना इरोजन कार्य नहीं करती है, ये इतना अपरदन का कार्य नहीं करती है। तो ये कम मात्रा में लेकर आती है क्या, सिल्ट, गाद, मिट्टी। सिल्ट, गाद, मिट्टी का मतलब ये होता है अपने साथ जो भी चीज वो लेकर आ रही है, सिल्ट, बालू, रेत, मिट्टी, तोड़ फोड़ के जो चट्टानों को लेकर आती है, उसी को कहते हैं बच्चों। तो इसको कहेंगे कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट। इसको बोलेंगे बच्चों कैरी लेस अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, 8 पॉइंट हो गए। 9th पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर अगला डिफरेंस क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें जो होता है, हिमालय पर्वत की नदियों के जो बाढ़ के मैदान होते हैं वो बड़े होते हैं। तो बाढ़ के मैदान बड़े होते हैं। और यहां पे अगर बात करें, सॉरी ये 9वां पॉइंट नहीं था, ये 8वां पॉइंट था। और ये आ रहा है आपके सामने अब 9वां पॉइंट। बाढ़ के मैदान छोटे होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बाढ़ के मैदान छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए हम बोलेंगे हैव लार्जर फ्लड प्लेन्स। ये होता क्या है, जो भी मिट्टी, जो भी सिल्ट, जो भी गाद नदियां लेकर आती है और जिस जिस रास्ते पे वो बहती है, तो थोड़ा वो छोड़ छोड़ कर ही वो आगे की ओर बहती है। और उसी एरिया को जो वो छोड़ 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 कर आगे बह रही है, उसी को बाढ़ का मैदान कहते हैं। तो इसके पास क्या है, हैव स्मॉलर फ्लड प्लेन्स। ठीक है, लास्ट और आखिरी करवा रहा हूं। 10 पॉइंट बहुत होते हैं आपको करवाने के लिए। किसी भी एग्जाम में 10 पॉइंट से ज्यादा कोई पूछ ही नहीं सकता। हार्डली 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, तो 10 पॉइंट बहुत है। 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट आपके सामने अभी लेकर आता हूं मैं। हिमालय पर्वत की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। अब ये डेल्टा क्या होता है, अभी 1 मिनट में बताता हूं आपको। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां छोटे डेल्टा बनाती है। छोटे डेल्टा बनाती है। और कुछ नदी तो ऐसी है, कुछ ज्वार नद बनाती है। ज्वार नद बनाती है। अब ये ज्वार नद क्या है और डेल्टा क्या है, अभी बताता हूं। इसको बोलेंगे फॉर्म बिग डेल्टास। फॉर्म
स्मॉल डेल्टा एंड सम फॉर्म एस्चुरीज। अब सुनो, डेल्टा क्या होती है? जब नदी बह रही होती है और समुद्र में मिलना होता है, समुद्र में, तो जहां पर वो मिल रही होती है तो वो यहां पर क्या करती है? अपने साथ मिट्टी और गाद और सिल्ट को छोड़ देती है ट्रायंगुलर शेप में। इसको तो कहते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा। ठीक है, जहां पर समुद्र में मिलने से पहले नदियां अपने साथ लाए हुए सभी सिल्ट, गाद, मिट्टी को डिपॉजिट कर दे, निक्षेप कर दे, छोड़ दे, और एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है यहां पर, उसको कहते हैं डेल्टा। उसको कहते हैं डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा हिमालय पर्वत की नदियां ही बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है और यह इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एस्चुरीज किसे कहते हैं? एस्चुरीज जब नदी बह रही होती है और समुद्र में मिलने के लिए बहुत कम मात्रा में इसके पास सिल्ट, मिट्टी, गाद होती है, तो ये छोड़ नहीं पाती, डिपॉजिट कर ही नहीं पाती, ना फॉर्म हो पाता है, तो डायरेक्ट मिल जाती है नदी में, डायरेक्ट। इसी कहते हैं एस्चुरी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आपको जरूर आई होगी, और पसंद अगर आपको आई है तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा और ये सर्कुलेट कीजिए 9th क्लास के सभी बच्चों के पास और 11th क्लास के सभी बच्चों के पास, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, कोविड की महामारी खत्म हो गई है। तो इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं, क्योंकि फ्रूटफुल हो, लोगों को मेरी वीडियो देखकर उसके काम भी आए, ये मैं चाहता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ओके।